रात के 9 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शर्मा निवास के अंदर का माहौल बाहर के तूफान से भी ज्यादा खौफनाक था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ था। दाल की कटोरी फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी और पीली दाल सफेद टाइल्स पर किसी नक्शे की तरह फैल गई थी। कमरे के बीचों बीच खड़ी 26 साल की अवनी का गाल लाल पड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सिसक नहीं रही थी। वह बस शून्य में घूर रही थी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि अभी अभी क्या हुआ है। उसके सामने उसका पति रमन गुस्से से हाँफ रहा था। उसकी मुठिया अभी भी भींची हुई थी। रमन ने चिल्लाकर कहा, 1000 बार कहा है कि जब मैं ऑफिस से आऊं तो तौलिया और पानी तैयार रखा करो। दिन भर घर में करती क्या हो तुम? ये के काम ठीक से नहीं होता। अवनी के होठ भींचे। उसने कहना चाहा कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे 102 डिग्री बुखार था। फिर भी उसने खाना बनाया था, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही रमन की मां सुमित्रा देवी अपने कमरे से बाहर निकली। सुमित्रा देवी 60 साल की एक सख्त मिजाज महिला थी। घर में उनकी आवाज पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उन्होंने फर्श पर पड़ी दाल देखी, फिर अवनी का सूजा हुआ गाल और अंत में अपने बेटे का लाल चेहरा। माहौल में सन्नाटा था। अवनी को लगा कि अब सासू माँ उसे ही डांटेंगी, जैसा कि अक्सर होता है। और वही हुआ। सुमित्रा देवी अवनी के करीब आई और तीखे स्वर में बोली, अरे बहू, ऐसे काम ही क्यों करना कि पति को हाथ उठाना पड़े। यह सुनते ही रमन के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे लगा माँ उसके पक्ष में है। उसने अपनी शर्ट की कॉलर ठीक की और सोफे पर धप से बैठ गया। देखो माँ, समझाओ इसे। मैं दिन भर खट के आता हूँ और ये महारानी। अवनी का दिल टूट गया। जिस घर को उसने 3 साल खून पसीने से सींचा, आज वहां उसे पीटने के बाद यह सुनने को मिल रहा था कि गलती उसी की है। वह रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। रुको, सुमित्रा देवी की आवाज ने अवनी के कदम रोक दिए। मैंने जाने को कहा तुम्हें। अवनी वहीं जम गई। सुमित्रा देवी ने एक कुर्सी खींची और रमन के ठीक सामने बैठ गई। बैठ जा बहू। सुमित्रा ने इशारे से अवनी को सामने वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। अवनी डरते डरते बैठ गई। सुमित्रा देवी ने रमन की आंखों में देखा। उनकी आवाज अब ऊंची नहीं, बेहद बल्कि बेहद शांत और ठंडी थी। रमन, तूने अभी मेरी बात सुनी ना? मैंने बहू से कहा कि ऐसे काम ही क्यों करना कि पति को हाथ उठाना पड़े। रमन ने सिर हिलाया। हाँ माँ, वही तो। इससे तमीज ही नहीं है। चुप। सुमित्रा ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई रमन। सुमित्रा देवी ने अवनी की तरफ देखा। बहू, मैंने इसलिए कहा कि ऐसे काम क्यों करना, जैसे कि अपनी बीमारी छिपाकर रोटियां बनाना, जैसे कि बिना किसी छुट्टी के 365 दिन इस घर को साफ रखना, जैसे कि अपनी एमए की डिग्री संदूक में बंद करके इस घर की इज्जत संभालना। ये सब काम ऐसे ही तो हैं जो एक कमजोर पति को डरा देते हैं। और जब पति डरता है, अपनी कमियों से घबराता है, तो वो हाथ उठाता है। कमरे में बिजली गिरने जैसा सन्नाटा छा गया। रमन की मुस्कान गायब हो गई। अवनी ने चौंका कर अपनी सास की ओर देखा। सुमित्रा देवी अब रमन की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में वो ममता नहीं थी जो रमन अक्सर देखता था। वहां एक औरत का स्वाभिमान जल रहा था। तुझे क्या लगा रमन, मैं कहूंगी कि दाल गिर गई तो थप्पड़ मारना जायज है? तू भूल गया कि तेरी माँ भी एक औरत है। जिस हाथ से तूने आज अवनी को मारा है, उसी हाथ को बचपन में जब चोट लगती थी तो मैं रात रात भर नहीं सोती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उस हाथ को
पाल पोसकर इतना मजबूत कर रही हूं कि वो एक दिन एक निहत्थी औरत पर उठेगा। रमन ने हकलाते हुए कहा, माँ, आप समझ नहीं रही है। इसने जुबान लड़ाई। जुबान? सुमित्रा देवी खड़ी हो गई। जुबान तो अभी मैंने भी लड़ाई है। मुझ पर भी हाथ उठा दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई रमन? ये घर मेरे पति ने बनाया था, जो फौज में थे। वो जंग में दुश्मनों को मारते थे, लेकिन घर आकर मेरी आवाज ऊंची होने पर भी वो मुस्कुराकर बात टाल देते थे, क्योंकि वो मर्द थे। और तू सिर्फ एक नर है। मर्द बनने में तुझे अभी बहुत वक्त लगेगा। रमन शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में खड़ा हो गया। माँ, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। आजकल की औरतों को सर चढ़ाओगी तो यही होगा। मैं इस घर का बेटा हूँ। मैं जो चाहूं। बेटा है, मालिक नहीं। सुमित्रा देवी ने दीवार पर टंगी अपने दिवंगत पति की तस्वीर की ओर इशारा किया। इस घर की मालकिन मैं हूं, और मेरे घर का एक नियम है, यहाँ जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। जानवर? रमन चिल्लाया। हाँ, जानवर, जो सिर्फ गुर्राना और काटना जानते हैं। इंसान वो होता है जो अपने साथी का दर्द समझे। अवनी को 102 डिग्री बुखार है। तूने आते ही उसका माथा छुआ? तूने पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं? नहीं, तुझे सिर्फ अपना तौलिया और पानी दिखा। स्वार्थी हो गया है तू रमन। सुमित्रा देवी अवनी के पास गई और उसका चेहरा ऊपर उठाया। गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। सुमित्रा की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी साड़ी की पल्लू से अवनी के आंसू पोंछे। अवनी, जा अंदर, अपना सामान पैक कर, सुमित्रा ने आदेश दिया। रमन हंस पड़ा। देखा, मुझे पता था माँ। निकालो इसे घर से। 2 दिन मायके में रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुमित्रा देवी रमन की तरफ पलटी और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुझे गलतफहमी हुई है रमन। अवनी कहीं नहीं जा रही। सामान तुझे पैक करना है। रमन को लगा उसने गलत सुना है। क्या? सुना नहीं तूने? निकल जा मेरे घर से। सुमित्रा देवी की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। ये घर, ये छत, ये दीवारें, ये सब एक सुरक्षित पनाहगार है। यहाँ कोई भी ऐसी औरत नहीं रहेगी जो डरे, और कोई भी ऐसा मर्द नहीं रहेगा जो डराए। जब तक तू माफी नहीं मांगता और ये साबित नहीं करता कि तू सुधर गया है, तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। माँ, आप पागल हो गई हैं। एक थप्पड़ के लिए आप अपने इकलौते बेटे को निकाल रही हैं। रमन अविश्वास में था। वो एक थप्पड़ नहीं था रमन, वो एक शुरुआत थी। सुमित्रा देवी ने गंभीरता से कहा, पहली बार गलती होती है, दूसरी बार आदत बन जाती है, और तीसरी बार वो हक बन जाता है। मैं तुझे वो हक बनाने का मौका ही नहीं दूंगी। मेरे लिए मेरा बेटा प्यारा है, लेकिन किसी और की बेटी की इज्जत उससे ज्यादा प्यारी है। अगर आज मैं चुप रही, तो कल जब मेरी पोती होगी और उसके साथ ऐसा होगा, तो मैं किस मुंह से उसका साथ दूंगी? रमन ने अपनी मां के चेहरे पर वो दृढ़ता देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे समझ आ गया कि यह कोई धमकी नहीं, फैसला है। अवनी, अगर ये माफी न मांगे तो पुलिस को फोन कर। मैं गवाही दूंगी। सुमित्रा ने अवनी के हाथ में अपना फोन थमा दिया। रमन का अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे अपनी मां, अपनी पत्नी और अपनी ही नजरों में अपनी औकात समझ में आ गई थी। वह जानता था कि सुमित्रा देवी जो कहती है वो करती है। वह धीरे से अवनी के पास गया। उसका सिर झुका हुआ था। अवनी, मुझे मुझे माफ कर दो। रमन की आवाज कांप रही थी। गुस्से में पता नहीं चला। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद। अवनी चुप रही। उसने सास की तरफ देखा। सुमित्रा देवी ने कहा, माफी मुझसे नहीं, उस उसूल से मांग जो तूने तोड़ा है। और सुन ले रमन,
आज रात तू सोफे पर सोएगा, अवनी मेरे कमरे में सोएगी। तुझे सोचना होगा कि तूने क्या खोया है। यह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, हमारे परवरिश और संस्कारों पर भी लगा है। उस रात घर में खाना नहीं बना, लेकिन उस घर की नींव पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। देर रात जब अवनी सुमित्रा देवी के कमरे में लेटी थी, तो उसने धीरे से पूछा, माँ जी, आपने अपने सगे बेटे के खिलाफ इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वो नाराज होकर हमेशा के लिए भी जा सकता था। सुमित्रा देवी ने अवनी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, अगर मैं आज बेटे के पक्ष में लेती तो मैं एक माँ तो रह जाती, लेकिन एक औरत मर जाती। और याद रखना, जो समाज औरत के आंसुओं पर चुप रहता है, वो समाज श्मशान से भी बदतर है। मैंने उसे नहीं निकाला, मैंने उसके अंदर के हैवान को निकाला है, ताकि कल वो जब आईने में देखे तो उसे एक इंसान नजर आए। अवनी ने अपनी सास को गले लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि असली माँ वो नहीं होती जो सिर्फ जन्म देती है, बल्कि वो होती है जो इज्जत से जीना सिखाती है। उस एक थप्पड़ की गूंज ने उस घर के सारे समीकरण बदल दिए थे। रमन सुधर गया था, डर से नहीं, बल्कि उस सम्मान के लिए जो उसने अपनी माँ की आंखों में खो दिया था, और जिसे पाने के लिए उसे अब ताउम्र तपस्या करनी थी। इस कहानी का सार है, सीख है। अक्सर हम सुनते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, यह औरत को ही झुकना चाहिए। लेकिन सुमित्रा देवी जैसी सास समाज को बताती है कि हिंसा का कोई बहाना नहीं होता। गलत गलत ही होता है, चाहे वो करने वाला अपना सगा बेटा ही क्यों न हो। अब यह सवाल आती है कि अगर आप सुमित्रा देवी की जगह होते, तो क्या आप भी अपने बेटे को घर से निकालने की हिम्मत दिखाते, या आप मामले को घर की चारदीवारी में दबा देते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर इस पेज पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां पढ़ने के लिए पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।